हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का भाग 2। पहले भाग में हम कर चुके हैं तत्वों के बारे में बेसिक सी जानकारी और डोबरनियर के तर्क के बारे में और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हम पहले भाग में कर चुके हैं। अब आगे करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव थे जो वो रूस के रासायनिक वैज्ञानिक थे। मेंडलीव ने तत्वों के परीक्षण से निष्कर्ष निकाला, यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तत्वों के गुणधर्मों में कुछ निश्चित अंतरालों पर दोहराव आता है। इसे मेंडलीव का आवर्ती नियम कहा गया। यानी सिंपली समझें तो मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला, यानी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सेट कर दिया जाए, यानी बढ़ते क्रम में रख दिया जाए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण तत्वों के गुण मिलने लग जाते हैं। यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण बदल जाते हैं यदि तत्वों का परमाणु भार बदल दिया जाए। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी सिंपली समझे तो उन्होंने जो टेबल बनाई है उसमें तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करने का निष्कर्ष निकाला, और उन्होंने बताया कि यदि हम इनको ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद इन तत्वों के गुणों में की क्वालिटी मिलने लग जाती है। ठीक है। 1869 में मेंडलीव ने 63 तत्वों को गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया, यानी आवर्त सारणी बनाई। सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी, इसलिए इन्होंने आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडलीव को। तो इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया क्या? अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास। यानी सिंपली यही है कि उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। तत्वों के परमाणु भार के आधार पर उनके गुण एक निरंतर आवर्त के बाद दोहराना शुरू हो जाता है, यानी एटॉमिक मास बढ़ेगा, टॉप से बॉटम हो या लेफ्ट से राइट हो। तो कुल तत्व थे 63। मेंडलीव जी ने समूह एवं आवर्तों में विभाजित कर एक व्यवस्थित सारणी तैयार की थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार। पहला तत्व रखा हाइड्रोजन और आखिरी तत्व रखा यूरेनियम। ग्रुप थे कितने? 8 और आवर्त थे 7। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़े, भविष्य में यदि खोज हो तो वह सारणी में ऐड हो जाएं। यानी इन्होंने इस चीज़ को तो बहुत ध्यान रखा कि कोई भी तत्व भविष्य में खोजा जा सकता, उनके लिए तो इन्होंने अपनी सारणी में स्थान छोड़ दिया। और खाली जगह का नाम रखा इक्का बोरन। इक्का बोरन की जगह में रखा स्केडिनियम, इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का मैग्नीशियम, टेक्नीशियम। ये खाली जगह का नाम भी रखा था इक्का बोरन, और इनकी जगह ये तत्व भी ऐड किए गए। फिर आता है मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं, जो इन्होंने व्यवस्थित की थी पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या लिमिटेशन रह गई थी वो देख लेते हैं मेंडलीव की। ठीक है। सबसे पहले असंगत युग्म। मेंडलीव जी ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते अनुसार व्यवस्थित किया था, परंतु कुछ युग्म ऐसे थे जिनमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहला स्थान दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, तो इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया था। सबसे पहले कमी तो यही होगी, उन्होंने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था तत्वों को परमाणु भार के अनुसार। ठीक है। लेकिन एक डिफेक्ट कोबाल्ट और निकेल में मिल गया, कोबाल्ट को पहले रख दिया जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था
और निकिल को बाद में रखा, उसका परमाणु द्रव्यमान उससे कम था, किससे, कोबाल्ट से। दूसरी भी यही मिस्टेक हुई टेलुरियम और आयोडीन के संबंध में। टेलुरियम का 128 था, आयोडीन का 127, तो इन्होंने टेलुरियम को पहले रख दिया था। ठीक है। फिर दूसरी लिमिटेशन हुई इनके पास किस चीज़ की, समस्थानों की स्थिति के ऊपर। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान का निर्धारण नहीं किया गया था, यानी उन्होंने जो भविष्य में तत्व खोजे जा सकते हैं उनके लिए तो जगह छोड़ दी, लेकिन जो तत्वों के आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। तो अब आइसोटोप्स आया, तो आइसोटोप्स के बारे में जान लेते हैं ये क्या होते हैं। आइसोटोप्स किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनको परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ये एक ही तत्व के होते हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, इसे ए से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर यानी जेड से इसको डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक मास होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर की तरफ रखे जाते हैं, ए से डिनोट किए जाते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नीचे तत्व के, जिसे जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे सबसे पहला तत्व हो गया हाइड्रोजन, इसके 3 समस्थानिक हैं। कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है। इन तीनों में प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन क्या होंगे, न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और यही लिमिटेशन रहेगी, क्योंकि इन्होंने मेंडलीफ जी ने समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक है। ध्यान रखना, तीनों में प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, N+P, यानी 0 है तो 1 हो गया। फिर ड्यूटेरियम आता है, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, N+P 112 हो गया। फिर 3H1 ट्रिटियम, प्रोटॉन वही 1 है, न्यूट्रॉन इसमें हो गए 2, तो परमाणु भार हो गया N+P यानी 2 और 1 3। ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा प्रोटियम का 1H1, इसका 2H1 और तीसरे का 3H1। फिर है एक और कमी, वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन परमाणु द्रव्यमान किसी एक तत्व से अगले तत्व एक नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। इसलिए यह बताना संभव नहीं था कि दो तत्वों के बीच कितने तत्वों को खोजा जा सकता है। ये एक और प्रॉब्लम हो गई थी, जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तो उन्होंने सेट कर दिया, लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान में ही डिफेक्ट आ गया तो इस चीज़ का पता लगाना मुश्किल हो गया कि बीच में कितने तत्व आ सकते हैं। किसी का 126, 127, तो बीच में पॉइंटों में भी तो आ सकता था नहीं कुछ भी, और तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, तो किसी का आगे पीछे हो गया, तो इसमें एक और ये और इसकी लिमिटेशन थी। फिर आती है आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहा जाता है, जिसे आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वर्ष 1913 में इंग्लैंड के एक भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने एक्स किरणें स्पेक्ट्रों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। ठीक है। इन्होंने सिंपली सी एक ही बात की, यानी किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से के अलावा परमाणु क्रमांक है जो वो उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है परमाणु द्रव्यमान से। यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सिंपली समझें तो मेंडलीफ जी ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सारणी को व्यवस्थित किया था, लेकिन जो हेनरी मोजले आए, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के चैप्टर को क्लोज करते हुए कहा कि यदि तत्व जो उसके तत्व का परमाणु क्रमांक है वो ज़्यादा सक्षम है उसके गुणों को दर्शाने में,
ना द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन्होंने परमाणु क्रमांक को बेस रखा और एक सारणी व्यवस्थित की जिसके अंदर 18 ग्रुप यानी 18 समूह और 7 आवर्त थे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें 4 ब्लॉक थे। इसने इनको 4 ब्लॉकों में बांटा तत्वों को। कुल तत्व 118 थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी तथा एफ ब्लॉक। कुल तत्व हो गए 118। प्राकृतिक तत्व हैं इनमें 94 और जो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं कितने 24। धातु हैं तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्व थे पीरियोडिक टेबल हमें 20। उपधातु कितनी होगी 7। टोटल ग्रुप 18। वर्गीकरण कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर कुल तत्व हो गए 13। अधातु है 1 हाइड्रोजन और 12 कितनी है धातुएं। पी ब्लॉक, इसमें कुल तत्व थे टोटल एलिमेंट 37। 13 से 18 तक ग्रुप है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के वर्ग हैं वर्ग 13 ब्रोंज समूह, बोरोन, एल्यूमिनियम से और गैलियम, ये ब्रोंज समूह है वर्ग 13। वर्ग 14 कार्बन समूह, कार्बन, सिलिकॉन, टिन आदि इसके अंदर आते हैं। फिर है वर्ग 15 नाइट्रोजन समूह बोला जाता है इसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी इसके तत्व हैं। वर्ग 16 चाल्कोजिन समूह, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि इसके तत्व हैं। वर्ग 17 है हैलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि इसके तत्व हैं। वर्ग 18 आदर्श गैस, अकेरिया गैस है इसमें सभी वर्ग 18 में, हीलियम, नियोन, आर्गन आदि। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। ठीक है, फिर है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक तत्वों को शामिल किया गया है। 13 से 18 तो पी में आ गए और 3 से 12 डी में, और 1 और 2 पहले वाले में, कौन से में एस ब्लॉक में। फिर बच गए एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में स्थित 2 एक्सतीस पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है जो सारणी के नीचे होते हैं। ये तत्व भी डी ब्लॉक के ही हैं परंतु अलग लक्षण होने के कारण इनको एफ में डाल दिया गया। कुल तत्व हैं इनमें 28 लैक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दिखाए गए हैं वो एफ ब्लॉक है और इसमें कुल तत्व हैं 28। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।